हेलो बच्चों, वेलकम टू जनरल टॉक नंबर 3। आज के वीडियो में हम लोग एमएसटी सीटी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग बाकी वीडियोस में भी करते आ रहे हैं। बच्चों के जो डाउट्स है वो क्लियर करते आ रहे हैं। आज के वीडियो में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो भी ये 3 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों को डाउट है कि कैन एमएसटी सीटी PYQs आर इनफ फॉर गुड स्कोर 180+। ओके, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये गुड स्कोर सीटी के लिए क्या है। एज पर माई एक्सपीरियंस द गुड स्कोर इन सीटी इज़ 150+। ओके, और आज के टाइम पे लास्ट 3 ईयर से जो हमारा परसेंटाइल्स वाला जो सिस्टम चल रहा है सीटी के लिए, उसके लिए यदि आप 150+ स्कोर करते हैं तो आप 95 परसेंटाइल आराम से रहोगे। ठीक है, फॉर मी द बेस्ट स्कोर इज़ 150+। ओके, बट ऑलवेज जो टारगेट आपका रहना चाहिए फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, मैं आपको बोलूँगा 150+। बट आपने 150 आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए हैं, आपका स्कोर 150+ भी आ रहा है, देन यू ऑलवेज ट्राई टू बी अ हायर मार्क्स। ओके, जितने मार्क्स अच्छे रहेंगे आपको कॉलेजेस में, जो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस है उसमें मिलने के चांस अच्छे रहेंगे। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर कैसे रहता है कि हम एक दो मॉक टेस्ट दे देते हैं, हमारा स्कोर 150+ आ जाता है, समटाइम्स 170 180+ आ जाता है। देन प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि यदि आपका स्कोर 150+ आ रहा है, ओके, आपने समझो 10 मॉक टेस्ट दिए, आपका स्कोर 150+ आ रहा है, ओके, बट मेन एग्ज़ाम के टाइम पे डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ओके, ये सब लक फैक्टर पे डिपेंड रहता है। ओके, ऐसा नहीं कि कैसे रहते कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं बट एट द लास्ट जो मेन एग्ज़ाम के टाइम पे वो नर्वस हो जाते हैं। ओके, तो उनका स्कोर डाउन हो जाता है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका एक्सपीरियंस है, जो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं बट एट द डे ऑफ एग्ज़ाम दे बिकम नर्वस। ओके, ये जो नर्वस होने का जो प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। आप क्या बिंदास, जैसे आप हमेशा कैसे रहते कि बच्चे ज़्यादा स्कोर मॉक टेस्ट में आने लगता है तो उनको थोड़ा ये हो जाता है कि दे कैन स्कोर वेल, बट ऑलवेज रिमेंबर हमको कभी भी टारगेट क्या रहना चाहिए, 150+ रहने का बस। ओके, आप बहुत बच्चे कैसे होते ज़्यादा सोच के 180+ लाना 180+ लाना हो हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, सोते बीते नहीं हैं, तो वो सब आपकी बॉडी पे भी अफेक्ट करता है। तो बिना टेंशन लिए आप कोशिश कीजिए। MST CT PYQs आर इनफ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप कभी भी कोई भी सीटी का कोई भी बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले MST CT PYQs सॉल्व कीजिए। उससे भी पहले आपका HSC का प्रिपरेशन, मतलब HSC में जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स थियरी पढ़ी हुई है उनको रीड कर लीजिए। उनके जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह रहते हैं, फॉर माई एक्सपीरियंस मैं क्या करता था, मेरे पास PCMB मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए सीटी दी थी। मैं क्या करता था, फिजिक्स का गवर्नमेंट बुक जो रहता था, एक स्टिकी नोट्स करके आता है, ओके, मार्केट में स्टेशनरी में मिलता है, वो स्टिकी नोट पे हर पेज पे जो भी मुझे कॉन्सेप्ट समझा है, फॉर्मूला समझा, उसको चिपकाता था। ये क्यों करता था, बिकॉज मुझे कल को यदि पूरा फिजिक्स रिवीजन मारना है, सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवीजन मारना है, तो मेरे पास केवल एक बुक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं फिजिक्स का रिवीजन गवर्नमेंट बुक कर रहा हूँ, साथ में मार्वल का मैंने MCQ बुक रखा है, प्रज्ञा का MCQ बुक रखा है, ये तीनों MCQ बुक से मुझे एक साथ रिवीजन करना है। ऐसा कभी मत करना। ऑलवेज कीप ओनली वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट फॉर द कंप्लीट रिवीजन। इवन आपका मान लो कि आपको 12 बजे का शिफ्ट है MST CT का मेन एग्जाम डे पे, आपको जस्ट एक बार तीनों सब्जेक्ट गो थ्रू करना है, लाइक PCM और PCB, तो यू शुड हैव ओनली वन नोट या वन बुक जहाँ पे आपके सारे फॉर्मूले वगैरह हो, कॉन्सेप्ट्स थोड़ा जो आप मिस कर देते हो। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने आपको बोला फिजिक्स का मेरा गवर्नमेंट बुक है, उसमें स्टिकी नोट जाके चिपकाता था, उसमें जो भी फॉर्मूले वगैरह उस पेज पे मुझे कौन समझे वो लिखता था। कुछ समटाइम्स कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमको मॉक टेस्ट सॉल्विंग में, PYQ सॉल्विंग में मिलते हैं, तो मैं उनको लिख के रखता था, सो दैट मैं जब रिवीजन करूँ तो मेरा वो अचानक मेरे ध्यान से निकल गया रहेगा, तो मुझे वापस रिकॉल हो जाए। ठीक है, जो भी है मैं गवर्नमेंट बुक में देखो स्पेस रहता है उसके हेडर और फुटर में, तो वहाँ पे लिख देता था, स्टिकी नोट चिपका के रखता था। तो मेरा जो गवर्नमेंट बुक था 300 पेज का, वो 600, मतलब स्टिकी नोट्स की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगता था कि एक बुक हो गई है, डिक्शनरी टाइप। तो वो ये जो है, कभी भी
एक ही बुक रखो आपका रिवीजन के लिए। मल्टीपल्स बुक सोचोगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा। सिटी में सबसे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों का स्कोर कहाँ पे इम्पैक्ट करता है, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में आते हैं। हम कितना सॉल्व करें, मैं आपको सिटी के लिए बोलूँगा, सबसे पहले यदि आप प्रिपरेशन या कोई भी एमसीक्यू बुक सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले एमएसटी सिटी के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। उससे पहले एचएससी के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन आप एमएसटी सिटी पीवाईक्यूज डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यूज सॉल्व करते वक्त समटाइम्स कॉन्सेप्ट्स कैसे रहते हैं, हर एक ईयर में अलग अलग ऊपर नीचे रहते हैं, तो आप चाहिए तो आंसर्स देख के समझिए, बट समझ के ले लीजिए सारे पीवाईक्यूज। देन थर्ड चीज़ क्या रहता है, इफ़ यू हैव अ बुक, जैसे प्रज्ञा हो गया, मार्बल हो गया। फॉर मी, मैंने प्रज्ञा सॉल्व की थी फॉर फिजिक्स, सो प्रज्ञा वगैरह में भी आपको लगता है कि जो भी उसमें अदर्स एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो जैसे एमसीक्यू बुक में सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, जैसे अदर एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं, उड़ीसा जेई, कर्नाटका सीटी, ओके, ये सब प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट एएफएमसी के जो प्रॉब्लम्स है, ओके, ये सब प्रॉब्लम्स जो बहुत अदर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो पहले सॉल्व करो। ये 3 लेवल का प्रिपरेशन ओके करके रखो। पहला तो आपका एचएससी का थियरीज फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। नोट्स रेडी मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैं गवर्नमेंट बुक में स्टिकी नोट्स ऐसा डाल के रखता था। समटाइम्स जैसे जैसे मैं जितने प्रॉब्लम सॉल्व करता था, मुझे फॉर्मूले कुछ नए पता चलते थे, तो मैं वो ऐड करता था उस नोट्स में, ठीक है। सो ऐसा कुछ करो आप भी अपने लिए, ठीक है। सेकंड, पीवाईक्यू सॉल्व कर डालो। आपके पास पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मैं ये जो थर्ड ऑप्शन है अदर एमसीक्यू बुक सॉल्व करने का, वो आप सॉल्व करो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, आप सीधा मॉक टेस्ट पे आओ। थर्ड आपका क्या ले लो, मॉक टेस्ट। यदि आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं चैप्टर वाइज और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलते हैं तो भी इट्स अ गुड इनफ। कंप्लीट मॉक टेस्ट यदि मान लो कि आप 20 मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, 20 मॉक टेस्ट फॉर पीसीएम, 150 क्वेश्चंस फॉर 1 मॉक टेस्ट, 20 इससे मल्टीप्लाई करो, आप अप्रॉक्स 3000 क्वेश्चंस कवर कर लेते हो। ये 3000 क्वेश्चंस में कुछ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी आपके पीवाईक्यूज में सॉल्व किए रहते हैं, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, ओके। कुछ क्वेश्चंस हमको उसमें भी मिल जाते हैं कि हाँ अरे ये तो मैंने कभी पीवाईक्यूज में देखा ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड, तो उसको भी ध्यान में रखो कि दिस क्वेश्चन इज समवट डिफरेंट, ओके। सो 3 चीज़ है एमएसटीसीटी के लिए, एचएससी का थियरीज, फॉर्मूले वगैरह का नोट्स, एक नोट बनाओ सो दैट आपको एग्ज़ाम डे से पहले या फॉर एवरी मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन के लिए आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल एक रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हो ऐसा 3-4 बुक लेके उसको रिवाइज कर रहे हो, ऐसा कभी मत करो, कचरा हो जाएगा आपका जो भी है। जितने ज़्यादा नोट्स रहेंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, इसलिए एक सब्जेक्ट का एक नोट रखो। मैंने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए गवर्नमेंट बुक रखता था, उसमें जो भी मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, प्रज्ञा सॉल्व किए, मतलब जो भी मुझे मिले मैं उसमें स्टिकी नोट्स बना के नोट करता था। मेरे टाइम पे पीवाईक्यूज़ की ऐसी कोई बुक नहीं मिलती थी, पीडीएफ्स नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने एमसीक्यू बुक प्रज्ञा सॉल्व की, ओके। बट आपके टाइम पे एमएसटीसीटी के पीवाईक्यूज़ इतने सारे अवेलेबल है। आपका रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर देखोगे पीवाईक्यूज़, उसमें ही 200+ क्वेश्चन है। सो आपको इतने सारे फॉर एवरी चैप्टर एटलीस्ट 200 से लेके 400 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इनफ है। मेन रोल स्कोर देखो, आप कितना भी सॉल्व करो, बुक सॉल्व करो, आपका स्कोर मैक्सिमम 100 से 120 रहेगा। मेन स्कोर कौन प्ले करता है स्कोरिंग में, आपका मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या रहता है, कंप्लीट सब्जेक्ट, वो भी मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपका मेन स्कोर बूस्टिंग में हेल्प करता है। जितने पॉसिबल है मॉक टेस्ट उतने दो और उतने लॉयल्टी से मॉक टेस्ट दो। ये नहीं कि आपने 3 घंटे का मॉक टेस्ट लिया, उसमें आपका 1 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया करके और आप क्या फटक से उसका आंसर देखना स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चंस आपको रॉन्ग हो रहे हैं, ऑप्शन टिक देखो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक ही रहता है। एक आइदर तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, आइदर आपको कॉन्सेप्ट पता है बट आप कंफ्यूज हो कि क्या ये मैं फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो ट्राई करो, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो थोड़ा टाइम है आपके पास, तो सोच विचार के उसको आंसर करो, ठीक है। बट कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आ जाएंगे उनको सॉल्व कर लो, जो लग रहा है कि टाइम लगेगा उसको रिव्यू के लिए रखो,
ओके। तो पहला जैसे कि आपसे वन फिजिक्स से 1 से लेके 50 क्वेश्चंस, 1 से लेके 50, जैसे 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको आ गया, दूसरा आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा, टाइम लगेगा तो उसको छोड़ो, तीसरा क्वेश्चन आपको लग रहा है आगे कर लो, फोर्थ 5 आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको बाद में आप रिव्यू करोगे तो उसको छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ते जाओ। तो आपका 1 से लेके 50 तक एक बार सारे क्वेश्चंस का व्यू हो गया। फिर रिवर्स आओ, आपको लगता है कि हाँ ये सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सोचने के लिए, आप करो सॉल्व, ठीक है। बट ध्यान में रखो, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री है, आपको 90 मिनट्स मिलता है फॉर कंप्लीट 100 क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। फिजिक्स के लिए ट्राई करो मैक्सिमम 55 मिनट्स देने का, और केमिस्ट्री के लिए 35 मिनट्स देने का। आपको फिजिक्स ही आपका ज़्यादा टाइम खाएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत वीक है एंड योर केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड एट द लास्ट मोमेंट, अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आपको लगता है कि केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री को 30 to 35 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर आपका रिमेनिंग टाइम फिजिक्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत बच्चे मैंने देखा है कि उनका फिजिक्स वीक मैं नहीं बोलूँगा, फिजिक्स थोड़ा आता ही हार्ड आता है, मतलब वो चैप्टर्स को रिलेट करके क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं, तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिलेट करने पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे टाइम लग जाता है, समटाइम्स हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट लग जाता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखो, प्रॉब्लम्स को कभी चैलेंज मत लो कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, चैलेंज लेने के चक्कर में आप फंस जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट केमिस्ट्री फर्स्ट इन पीसी ग्रुप। ओके, केमिस्ट्री को ट्राई करो 30 से 35 मिनट में ख़त्म करने का। ओके, देन ट्राई करो फिजिक्स को। ओके, यदि आपको लग रहा है केमिस्ट्री आपका 40 मिनट के ऊपर लग रहा है, लेकिन 40 मिनट में आपने एटलीस्ट 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली आंसर कर चुके हो, देन यू कैन प्रोसीड फॉर फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में यदि आपने सारे 50 में से आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से हो गए, 20 क्वेश्चन आपके बाकी है ओके सॉल्व करने को, सो पहला प्रायोरिटी दो केमिस्ट्री के जो 10 क्वेश्चंस बाकी, यदि आपको लगता है कि आधा मिनट 1 मिनट सोचने से हो जा रहे तो कर डालो, लेकिन अटेम्प्ट केमिस्ट्री फर्स्ट। ओके, देन फिजिक्स, और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने के लिए 30 to 35 मिनट में ख़त्म करो। ओके, भले ही आपको क्वेश्चंस आए या ना आए, बट 30 to 35 मिनट में आप एक बार पूरा केमिस्ट्री का पेपर आपका व्यू आँख के नीचे से गुजर जाना चाहिए। ओके, ऐसा सॉल्व करोगे तब आपका ये बढ़ेगा, ठीक है। और यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं कि वो मॉक टेस्ट देते टाइम किस तरह से देते हैं, वो मेन रोल प्ले करता है आपका स्कोर बूस्टिंग में। अदरवाइज आप कितना भी बुक सॉल्व कर लो, आपका स्कोर 120 मैक्सिमम और 150 के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट जो सेकंड पॉइंट लिखा है, इसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। जो चैप्टर्स का आपको आंसर नहीं आया, रॉन्ग हो गया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर में जाके रीड कर लो, सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाए, और उससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम कभी कोई मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सको, ठीक है। ये देखो, कभी भी आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाए, उस एक पर्टिकुलर चैप्टर के आपको सारे प्रॉब्लम आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाए, ये कभी नहीं होगा। नॉलेज कैसे है कि बहुत है, वो कभी ऐसा कंप्लीट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि जितना आप सॉल्व करोगे ना उतना अच्छा है। ओके, सो मेरे को बच्चे पूछते हैं सर आपका स्कोर 180 प्लस कैसे आया, ओके, एंड हमें भी गाइड करो। तो देखो 180 प्लस मेरा क्यों आया, मेरे टाइम पे PYQs का कोई बुक नहीं था, सिर्फ हमको एक प्रज्ञा बुक्स जो भी हमारे पास MCQ बुक रहती है उसमें लास्ट में PYQs दिए रहते थे कि हाँ ये सब PYQs है, बट उस टाइम पे हमको 9 साल 10 साल की PYQs मिलते थे, वो इनफ नहीं रहते थे। बट आज की डेट में आपको जो PYQs है, लास्ट 16-17 ईयर्स के PYQs है, इवन आपका लास्ट ईयर हर 2 साल से डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चन ज़्यादा मिलने की वजह से आप उनको पहला प्रेफरेंस दो, MST CT PYQs को सॉल्व करो, देन आप सीधा मॉक टेस्ट पे आ जाओ। मॉक टेस्ट, ये 2 चीज़ ही आपको स्कोर बूस्टिंग है। मॉक टेस्ट आपको चैप्टर वाइज मिल रहे तो चैप्टर वाइज दे दो, ओके। चैप्टर वाइज के लिए आपको चैनल्स मिलेंगे, ऐसा अध्याय का चैनल है, वहाँ पे वो हमेशा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके मॉक टेस्ट दो आप, ठीक है, चैप्टर वाइज उनके प्लान है। और
कंप्लीट मॉक टेस्ट भी है वो ट्राई करो। लेकिन मॉक टेस्ट देते वक्त ध्यान में रखना आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। हमेशा PCM ग्रुप पे केमिस्ट्री पहले दो, फिर फिजिक्स। मैथ्स को तो 1.5 घंटे आपको इनफ टाइम मिलता है, आप दे सकते हो। ओके। सेकेंड थिंग, PCB ग्रुप में भी आप केमिस्ट्री पहले, फिजिक्स बाद में, बायो दे। ओके, ऐसा अटेम्प्ट करने का, ठीक है। और मैंने जैसे आपको टाइमिंग बोला, केमिस्ट्री आपका 30 to 35 मिनट्स में, फिजिक्स आपका 55 मिनट्स उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको टाइम लगता है क्वेश्चंस में। और कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो मॉक टेस्ट में, कोई भी क्वेश्चन से चैलेंज मत लो, उसको आप 10 सेकंड दो रीड करने में। रीड करके डेटा मिल रहा है, गिवन डेटा समझ गया, फॉर्मूला समझ गया, 20 सेकेंड्स में तो सॉल्व करके आगे बढ़ो। यदि 20 सेकेंड्स या 10 से 20 सेकेंड्स में भी प्रॉब्लम में आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसको रिव्यू के लिए रखो, आगे बढ़ो। ओके, ज़्यादा टाइम मत दो। और ये जो टाइमिंग का बोल रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 सेकेंड घड़ी में देखो और फिर ऐसा आगे बढ़ो, वो एक्सपीरियंस से हो जाता है। ओके, आपको लग रहा है कोई भी क्वेश्चन देख के कि बहुत टाइम लग रहा है, तो उसको टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिव्यू करते वक्त आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो थोड़ा टाइम देके सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। क्या मैं व्हाट मिस्टेक्स आई डिड और चैलेंजेस फेस्ड। सो मैंने आपको यही बताया कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक्स देखते हैं कि बहुत बच्चे प्रज्ञा सॉल्व कर रहे हैं, मार्वल सॉल्व कर रहे हैं, मैंने तो केवल एक ही बुक सॉल्व की है, मुझे और भी सॉल्व करनी चाहिए क्या। ये ट्रैप में कभी नहीं पड़ने का। आपने जो भी सॉल्व किया है उसको अच्छी तरह रिवाइज करो, ठीक है। समटाइम्स जब हम लोग फर्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व, मैंने लास्ट वीडियोज़ भी बोला है, जब हम कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते, कोई भी चैप्टर लेते, फर्स्ट टाइम हम जब सॉल्व करते तो हमको लगता रही हाँ ये तो प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आप एक बार कम से कम पहले चैप्टर पे आपको ऐसे प्रॉब्लम होता है, सेकंड थर्ड ऐसे आप बूस्ट पकड़ते रहते हो। फिर आप जब पूरा सॉल्व करने के बाद वापस फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने आते हो, तो आप उस क्वेश्चंस के लिए इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप उसको और अलग वे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना आपके पास बोलते हैं ना इनबिल्ट टैलेंट आ जाता है, मतलब टैलेंट उभर आ जाता है कि आप उसको अच्छी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो बुक्स का है ना कि ये सॉल्व करना चाहिए, वो करना चाहिए, टारगेट सॉल्व करना चाहिए, वो करो सॉल्व। लेकिन उस यदि आपको लग रहा है कि बस MST CTPY की पूरा रिवाइज कर लिया है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट दो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, कंप्लीट मॉक टेस्ट दो। उसमें जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जाके चैप्टर में ढूंढो कि ये कहाँ पे ये लाइन थी। जैसे कि केमिस्ट्री एंड बायो में थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो लाइन ढूंढो कि बुक में कहाँ थी। तो कॉन्सेप्ट, इससे क्या होता है वो बुक का जो पेज रहता है ना आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरा रॉन्ग। बच्चों को क्या रहता है, सबसे ज़्यादा क्या याद रहता है, जो क्वेश्चन उनको रॉन्ग रहते हैं। कोई भी इंसान को जो उनकी गलती रहती है, मिस्टेक रहती है, वो ज़्यादा याद रहती है, ना कि जो कि उन्होंने सही किया वो याद रहता है, वो इतना याद नहीं रहेगा। लेकिन जो मिस्टेक्स रहती है वो हमेशा इंसान को याद रहती है। सो प्रॉब्लम्स की मिस्टेक्स जो हुई है उसको आप देखने जाओगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे कि आपने पहला मॉक टेस्ट दिया 50 क्वेश्चन, 50 में से आपके 30 क्वेश्चन राइट है, 20 क्वेश्चन रॉन्ग है। रॉन्ग होने की रीज़न कि आपके कॉन्सेप्ट्स पता नहीं थे, वो चैप्टर आपने ढंग से सॉल्व नहीं किया था, पढ़ा ही नहीं था। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, मान लो कि आपने दो चैप्टर पढ़े ही नहीं थे, तो और उसमें से 10 क्वेश्चन आए, तो वो 10 क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वो चैप्टर में जाके पढ़ लो। सो उससे क्या होता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, ढंग से नहीं सॉल्व किया, उसका वो कॉन्सेप्ट्स तो आपको एक बार प्रिपेयर्ड हो जाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम उस जो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है उसके दूसरे कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आए और आपने वो भी नहीं पढ़ के गया, तो आप वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो, इससे वो आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो नहीं आए हैं, आंसर रॉन्ग हुए, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो इस तरह क्या होता है, आप जितनी बार अपना बुक में वो क्वेश्चंस ढूंढोगे, अरे एक आंसर क्यों रॉन्ग हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला मैंने रॉन्ग किया, जितनी बार ये करोगे ये एक्टिविटी, उतना ही आपका जो बोलते हैं ना फॉर्मूला याद रखने का जो बिल्ड है मेमोरी, उतनी बिल्ड होगी। आपका कॉन्सेप्ट्स, इससे क्या होता है हम बुक बार बार खोलते हैं, तो बुक जितनी बार खुलेगी ना उतनी बार आपको दिमाग में इतना फिट हो जाएगा कि हाँ इस बुक में ये इमेज दिया हुआ था, ये इमेज में ये पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है, ऐसा आपका हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट
इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा स्कोर बूस्टिंग में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। एनालिसिस समझा ना कैसे करते हैं, हमको क्या करना है, जो क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हुए हैं उस क्वेश्चंस को जाके समझना है कि ये क्यों रॉन्ग हुआ। कौन, यदि थियरी रिलेटेड है तो थियरी पढ़ डालो उस चैप्टर में जाके। प्रॉब्लम्स रॉन्ग हुए हैं तो उस प्रॉब्लम्स को जाके सॉल्व कर लो। और उससे रिलेटेड यदि आपको पीवाई, आपके जो एमएस मॉक आपने बुक खरीदी है, प्रज्ञा, मार्वल, जो भी टारगेट, उस क्वेश्चंस प्रॉब्लम यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रॉन्ग हुआ है तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स और रहते हैं ना आपको टारगेट वगैरह में, ये कॉन्सेप्ट उसमें देखो, उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, तो प्रैक्टिस कर डालो। तो इससे वो प्रॉब्लम आपका कैसे परफेक्ट हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऐसा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको डाउट्स जो भी रहेंगे क्लियर किए रहेंगे, मेरा एक्सपीरियंस भी क्लियर हुआ। सो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगा, आप भले ही जितना भी MSTCT प्रिपेयर करो, आपका एक नोट्स रिवीजन के लिए रेडी रहना चाहिए। वो नोट्स मैं आपको परफेक्ट बोलूँगा, आपका गवर्नमेंट बुक है, जो भी आपको स्टिकी नोट्स फॉर्मूले पता चलते हैं उसमें लिखते जाओ, पेंसिल से लिखो। मैं तो रिकमेंड करूँगा पेंसिल से लिखने का, बिकॉज समटाइम्स हमको लगता है कि हमने जो पेंसिल से लिखा है वो रॉन्ग है, तो हम रफ भी कर सकते हैं। ओके, तो पेंसिल से लिखो। स्टिकी नोट्स मिलता है आपका स्टेशनरी में 25 रुपीज़ में, उस स्टिकी नोट्स लेने का, उस पर लिखने का और चिपका देने का पेज पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मतलब आपको जो भी मिलता है, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम पे आपको नया नया कॉन्सेप्ट पता चलता रही, ऐसा भी होता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं। तो वो स्टिकी नोट पे लिख के रखने का, उससे क्या होता है, जब आप कल को कंप्लीट मॉक टेस्ट देने जाओगे या मेन एग्ज़ाम के दिन भी यदि आपको रिवाइज़ करना है, तो आप जब जा रहे हो तो आपको रिवाइज़ थोड़ा तो करोगे ही ना। तो एक बार पूरा पेज ऐसा फिजिक्स का ले लेने का, पेज पलटने का, हाँ इस पेज पे मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये मेरे को आता है, नेक्स्ट पेज, सेकंड चैप्टर ये मैंने पढ़ लिया स्टिकी नोट्स में, मैंने फॉर्मूला लिखे मुझे आते हैं, नेक्स्ट पेज। तो ये इसको बोलते हैं कंप्लीट रिवीजन। ओके, और ये प्रॉपर बोलते हैं ना, ऐसा नोट्स रेडी करते रहो। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी आपका थियरी के लिए, केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा थियरी है, बायो भी बहुत ज़्यादा थियरी है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस कितना, जितना पेज आप पलटोगे, जितना पेज बोलते हैं ना देखोगे उस रिएक्शंस को, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। आप केमिस्ट्री एक तो वोलाटाइल सब्जेक्ट है ही है, आपने रिएक्शंस रिवाइज नहीं किए आपके दिमाग से निकल जाएगा। मैथ्स वोलाटाइल है, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड, आपको कैसा है कि फॉर्मूले याद रखोगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, आंसर्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये मेरा हो गया प्रिपेयर्ड। जब तक आप हाथ से नहीं सॉल्व करोगे मैथ्स, आपको किधर ना किधर स्टेप तो रॉन्ग हो ही जाएगा। एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। ओके, सब्जेक्ट लिखो, जिस सबके पास गवर्नमेंट बुक होगी PCMB की, या एक नोटबुक, जो भी आपको करना है वो करो। लेकिन मैंने जैसे किया था, मैंने आपको बता दिया। मैं क्या करता था, स्टिकी नोट हर एक चैप्टर के अगेंस्ट चिपकाता था, जो भी मुझे पलता था मॉक टेस्ट सॉल्व करने से। ओके, वो मैं स्टिकी नोट में ऐसा नोट करता था, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता था, कुछ नया फार्मूला मिलता था, कुछ शॉर्ट ट्रिक मिलता था। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मैं बड़ा अप्रोच लंबे वे से सॉल्व करता था, उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक मिलता था तो लिखता था। सो दैट मेरा इस तरह ऐसे कर करके मेरा एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा और मैंने स्कोर किया। ठीक है, और बॉय ने बहुत देखा है, बच्चों जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देते हैं उनको स्कोर 100 के नीचे आता है। तो ध्यान में रखो, मैंने भी मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट दिए, मेरा पहले 10 मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 100 के नीचे और 120 के नीचे ही रहता था। एट लास्ट मैंने 2-3 जो 19-18 मॉक टेस्ट दी, उसमें मेरा स्कोर 150 प्लस आता था, बट कभी भी मेरा 170-180 प्लस आया ही नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि आप लोग मेहनत तो कर रहे हो। ओके, स्कोर के पीछे भागना ही मत, स्कोर इतना आ रहा है इसके पीछे भागना ही मत। आप इतना ध्यान में रखो, आप मेहनत कर रहे हो, काफ़ी है। ओके, आपका स्कोर एट लास्ट अच्छा आएगा ही। मेहनत कर रहे हो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हो, ये सब मेन चेकलिस्ट है। मेहनत कर रहे हो, हाँ मैं कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, मैंने मॉक टेस्ट अच्छे से एनालिसिस किया, हाँ किया, ये सब आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। मैंने नोट्स रेडी किया, फॉर्मूला का स्टिकी नोट्स बना के रखा, उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का हाँ रखा, ये 3 चेकलिस्ट आपकी मेन होनी चाहिए। ओके, भले ही आपका स्कोर अच्छा हो या ना हो, लेकिन ये प्रिपरेशन का जो वे है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सारे डाउट क्लियर हुए रहेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे MSTCT प्रिपरेशन से रिलेटेड, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है या यूट्यूब का कमेंट सेक्शन रहता है, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।